हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हमें एक टॉपिक है पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति, उस पर डिस्कस करना है। किसी ने रिक्वेस्ट की थी सर पढ़ा दीजिए, तो पढ़ा देते हैं। आप सभी को पता ही है कि पॉलिटिकल कल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति और संस्कृति से। और राजनीति विज्ञान से पूरा मानव समाज बिल्कुल अछूता नहीं है, और सभी किसी न किसी तरीके से राजनीति विज्ञान से संबंधित है ही है। संस्कृति शब्द से हम जब बात करते हैं तो उस संदर्भ में हम पहले ये देखते हैं, सभ्यता और संस्कृति, ये दो शब्द आप अक्सर सुनते रहते हो। तो सभ्यता जो है ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, है ना, मोहनजोदड़ो, ये सारी जो सभ्यताएं जो पढ़ोगे ना, इसमें भौतिक सत्यापन के बारे में देखा जाता है ना। और साथ ही साथ उसकी संस्कृति भी देखी जाती है। तो संस्कृति में क्या चीजें आती है और सभ्यता में क्या चीजें आती है, यहाँ पर डिफाइन करके फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो सभ्यता सारी जो हार्डवेयर जो है ना, जिसको आप छू सकते हो, है ना, वो होती है सभ्यता है। जैसे कि भवन है ना, जितने भी प्रकार की जिन भी चीज़ों को आप छू सकते हो वो सभ्यताओं में आएगी। लेकिन संस्कृति एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जिसको आप महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो, और उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। जैसे आपका रहन सहन हो गया, भाषा हो गई, है ना, खान पान है, ये सारी आपकी संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो भारतीय संस्कृति से आप सभी परिचित है ही है। वेस्टर्न कल्चर देखो, कल्चर सब जो है ना, वेस्टर्न कल्चर ने हमने अभी अपनाया है, आपको पता ही है। बहुत बार इस चीज़ पर अपन डिस्कस करते ही है कि भाई वेस्टर्न कल्चर भारतीय संस्कृति को ख़त्म कर रहा है या फिर उसके लिए पोषण का कार्य कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि वो उसको ख़त्म ही कर रहा है। स्थानीय संस्कृति अभी होती है, उसमें हमारे लोकगीत होते हैं, हमारी भाषाएं होती हैं, हमारी बोलियां होती है। तो ये सारे संस्कृति के पार्ट होते हैं। और जैसी हमारी संस्कृति होती है ना, देखो, संस्कार से ही संस्कृति निर्मित होती है। हमारे जैसे संस्कार होंगे वैसे ही हम संस्कृति का निर्माण करेंगे। कहते हैं कि इस व्यक्ति के तो संस्कार ही अच्छे नहीं, क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही वातावरण में पला बला है ना। संस्कृति शब्द के लिए डेविड स्टर्न पर्यावरण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कहने मतलब आपका जैसा एनवायरमेंट होगा वैसे ही आपके अंदर संस्कार डेवलप होंगे, और जैसे आपके अंदर संस्कार डेवलप होंगे वैसे ही आपकी संस्कृति का निर्माण होगा। ठीक है ना। अब हम हल्की हल्की सी चर्चा कर लेते हैं कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। हमें सामान्य संस्कृति के बारे में ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, कि सामान्य संस्कृति एक वाइड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में हम जितना डिस्कस करें उतना शायद मेरे हिसाब से कम ही होगा, क्योंकि सामान्य संस्कृति के ही सभी ये अंग है। राजनीतिक संस्कृति भी इट्स अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर इज द पार्ट ऑफ द नॉर्मल कल्चर। ये भी सामान्य संस्कृति का ही क्या है, एक अंग है। तो हम बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के बारे में। राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? समाजशास्त्रीय अवधारणा। और समाजशास्त्रीय अवधारणा जो भी होती है वो समाज के बगैर नहीं चल सकती, उसको समाज की महती आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, राजनीतिक संस्कृति समाज के बगैर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। ठीक है। अब है क्या, कैसे निर्माण होता है राजनीतिक संस्कृति का? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, है ना, कोई भी एक व्यक्ति है जिसकी राजनीतिक व्यवस्था मतलब अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, उसके प्रति क्या आस्था है उसकी, है ना, उसकी क्या विश्वास है, उसकी क्या अभिवृत्तियां है, या उसकी क्या अपेक्षा है या क्या प्रतिक्रिया है ना। एक व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आस्थाएं, अभिवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं और उसकी अपेक्षा है कि हम जिस राजनीतिक व्यवस्था में रहते हैं, हम जिस पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हैं, वो हमारे लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं करेगा, ये हमें उससे अपेक्षा है ना, ये हम मान के चलते हैं उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति। तो एक व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, जो प्रतिक्रियाएं है और जो उसकी अपेक्षाएं है, वही क्या करते हैं, वही जो सारा राजनीतिक व्यवहार जो है, वही राजनीतिक संस्कृति का क्या करता है, निर्माण करता है ना। कहने का मतलब, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार राजा महाराजाओं के प्रति आस्थाएं रखी थी, ऐसे ही हमारी राजनीतिक संस्कृति का विकास हो रहा है। कहना मतलब, हमारे माता पिता ने जो देखा वो हमें बताया, और हमारे माता पिता ने जो हमें बताया वही हम कर रहे हैं। तो हम एक तरह से रूढ़िवादी संस्कृति में चल रहे हैं, और हमने कुछ नया नहीं किया है। हम राजनीतिक व्यवस्थाओं से वही अपेक्षाएं और वही आशाएं रखते हैं जो हमारे माता पिता आगामी समय में या भूतकाल में राजतंत्र से रखते थे। और हमारी आने वाली पुस्तें अब पता नहीं लोकतंत्र में जिएगी या फिर आतताई तंत्र में जिएगी, तो हम उनको जो अभी संस्कार देंगे तो वो क्या करेगी, आवाज बुलंद करेगी, क्रांति करेगी, अगर हम जो बता रहे हैं वो चीजें उनकी अगर पूरी नहीं होती है तो। ठीक है ना। तो अब राजनीतिक संस्कृति धीरे धीरे, आप जैसे ये लेसन कंप्लीट होगा तब तक आपको राजनीतिक संस्कृति पूरी समझ में आ जाएगी। तो सीधी सी बात है, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कैसे होता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है कि एक व्यक्ति का किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो अपना
आशाएं होती है, उसकी जो अपेक्षाएं होती है, जो उसकी अभिवृत्तियां होती है, जो उसके इंटरेस्ट होते हैं, जो उसकी प्रतिक्रियाएं होती है ना, वही राजनीतिक व्यवस्था का जो संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार है, वही राजनीतिक संस्कृति के निर्माण का कारण बनता है। आगे है, राजनीतिक संस्कृति जो है सामान्य संस्कृति का ही अंग है। ये सीधी सी बात है, इट्स अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल कल्चर, ठीक है ना। सामान्य संस्कृति एक बड़ा समंदर है, और ये राजनीतिक संस्कृति एक मात्र क्या है, एक धारा है, या कह सकते हो उसका एक हिस्सा है। सामान्य जीवन पद्धति और सामान्य जो दृष्टिकोण होता है, वही सामान्य संस्कृति का क्या कहलाता है, विकास के लिए उसका कारण बनता है। सामान्य दृष्टिकोण और सामान्य उसका जो पद्धति होती है मानव जीवन की, मानव जीवन जीने की, है ना, वही सामान्य संस्कृति का एक तरह से क्या है, विकास या कारण का पहलू है। आगे है कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति के राजनीतिक व शासकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप पूछोगे कि भाई सर सामान्य संस्कृति तो बहुत बड़ा अंग है, तो राजनीतिक संस्कृति उसमें कहाँ तक अपने को इंटरप्रेट करती है? तो राजनीतिक संस्कृति जो है सामान्य संस्कृति का एक राजनीतिक और शासकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। कौन से दृष्टिकोण से? राजनीतिक और शासकीय दृष्टिकोण। शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और राजनीति कैसी होनी चाहिए, समाज के शासकीय और राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित कौन है? राजनीतिक संस्कृति। अब बात आती है, राजनीतिक संस्कृति एक गतिशील अवधारणा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और आपको पूछ ले कि राजनीतिक संस्कृति गतिशील अवधारणा कैसे है, तो आपको बताना है कि राजनीतिक संस्कृति सही मायने में गतिशील अवधारणा है। क्योंकि जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है, जितनी पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे आपकी संसद हो गई, आपके राजनीतिक दल हो गए, चाहे कुछ भी ले लो, सारे पॉलिटिकल सिस्टम जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं जितनी भी है, उस सब का निर्माण करने का काम किसने किया है? मानव ने किया है। तो जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है वो मानव के राजनीतिक व्यवहार का ही परिणाम है। मतलब कि इंसान ने जो राजनीतिक व्यवहार प्रकट किया है उसी का परिणाम ये क्या है, सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं है, ठीक है ना। और मानव का व्यवहार हमेशा क्या रहता है? गतिशील रहता है। और मानव के व्यवहार भी गतिशील रहने की वजह से राजनीतिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक संस्थाएं भी क्या रहती है? हमेशा गतिशील रहती है, ठीक है ना। राजनीतिक व्यवहार हमेशा क्या रहता है? गतिशील रहता है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति भी क्या है? गतिशील अवधारणा है। क्योंकि मनुष्य समय समय पर राजनीतिक संस्थाओं को बदलता रहता है, उथल पुथल होती रहती है, कभी संवैधानिक संस्थाएं, कभी असंवैधानिक संस्थाएं, है ना। आप अरस्तु का जब शासन का तंत्र का वो जो चक्र पढ़ेंगे, उसमें कभी राजतंत्र आया, कभी संवैधानिक तंत्र आया, कभी लोकतंत्र आया, कभी भीड़ तंत्र आया, कभी आत्ताई तंत्र आया, कभी पूंजीपति तंत्र आया। तो ये साइकिल चलती रहती है, और जैसे ये साइकिल चलेगी, मनुष्य का ये साइकिल चलती किस वजह से? मनुष्य की वजह से चलती है। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा राजनीतिक व्यवस्थाओं का गठन करता है, वैसे ये साइकिल आगे बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे ये साइकिल आगे बढ़ती है, ये तंत्र आगे बढ़ता है, तो मनुष्य की राजनीतिक संस्कृति भी क्या होती जाती है? प्रभावित होती जाती है और बदलती जाती है, ठीक है ना। आगे है कि राजनीतिक संस्कृति अर्थ के संदर्भ में आपको पूछा जाए तो सीधा सा आपको बताना है कि राजनीतिक संस्कृति नॉर्मल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन राजनीतिक संस्कृति के बारे में किस किस व्यक्ति ने क्या कहा है, तो आपके जो आमंड है, आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक संस्कृति में आमंड, वर्बा, इन सारे में गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा, इनके बारे में आपको पढ़नी है। तो राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है। क्या कहा है? कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण शब्द को मैं आपको यही समझाता हूँ ताकि आगे ये बार बार शब्द आएगा। अभिमुखीकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है, अभि प्लस मुख प्लस करण, है ना। अभिमुखीकरण से मिलकर बना है, यानी कि अभी व्यक्ति का मुख किस तरफ है, या व्यक्ति का रुझान किस तरफ है, व्यक्ति का झुकाव किस तरफ है, ठीक है ना। मतलब व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो किस और है, वही क्या है वास्तव में अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण शब्द का तात्पर्य क्या होता है? झुकाव या आपकी रुचि या आपकी प्रवृत्ति, ठीक है ना। तो राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो कुछ भी राजनीतिक विषय है, जो कुछ भी कार्य है, उसमें व्यक्ति क्या सोचता है, उसके बारे में व्यक्ति की क्या अवधारणा है, उसका कितना उसकी तरफ झुकाव है, वही क्या है? राजनीतिक संस्कृति है। फिर डेविड स्टर्न कहता है ये तो पर्यावरण है। क्या है? राजनीतिक वातावरण। डेविड स्टर्न ने एक सिस्टम दिया था राजनीतिक विज्ञान का कि भाई किस प्रकार ये सिस्टम पूरा चलता है। तो उसने कहा एक होता है इनपुट, जिसको कहते हैं आगत हिंदी में। तो इनपुट आता है, उसके बाद में सिस्टम में होता है प्रोसेस, प्रक्रिया, और फिर आता है आउटपुट, है ना। और इन सारी प्रक्रियाओं को कौन प्रभावित करता है? पर्यावरण प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? पर्यावरण। क्या ना, जैसा एनवायरमेंट होगा आपके आसपास का, है ना, तो वैसे ही नीतियां, मतलब जिस देश का जैसा वातावरण होगा, जिस देश के नागरिक जितना ज्यादा सजग होंगे, वैसी नीतियों का क्या होगा? निर्माण होगा। मैं कभी आपको पढ़ाऊंगा डेविड स्टर्न का जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है राजनीतिक व्यवस्था का, एक मार्टिन कैपलान भी देता है, लेकिन डेविड स्टर्न जो देता है वो इनपुट आउटपुट और प्रोसेस वाला जो सिस्टम देता है, उसके बाद में फीडबैक आता है। ये सारा एनवायरनमेंट के मद्देनजर होता है। जैसा एनवायरनमेंट होगा, जैसी डिमांड होगी एनवायरनमेंट की, वैसी नीतियों का निर्माण होता है।
तो डेविड स्टर्न ने राजनीतिक संस्कृति के बारे में क्या कहा है, तो आपको बताना है कि उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण शब्द दिया है। फिर स्पेरो कहता है ये तो राजनीतिक शैली है, क्या है, राजनीतिक शैली का नाम दिया। तो ये सारी बात है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी, नोट डाल के आपको लिख लेनी है कि राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के संदर्भ में, मतलब राजनीतिक संस्कृति जो है ना, पॉलिटिकल कल्चर जो अवधारणा है, उसको विकासशील देशों के संदर्भ में, आपको पता है विश्व में मुख्यतः 2 प्रकार के और ऐसे 4 प्रकार के राष्ट्र होते हैं। मुख्य 2 प्रकार के, विकसित और विकासशील, और तीसरे जो होते हैं अल्प विकसित और अर्ध विकसित। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, राष्ट्र होते हैं। तो विकासशील देशों में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणाओं को प्रतिपादित करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है आमंड और वर्बा को जाता है। किसको जाता है, आमंड और वर्बा। पूरा नाम है इनका ग्रिबिल आमंड और सिडनी वर्बा। क्वेश्चन पूछा जाए कि विकासशील देशों में राजनीतिक संस्कृति का प्रतिपादन करने का श्रेय किसको दिया जा सकता है, तो आमंड और वर्बा को दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन एक और यहाँ पे अपन छोटे छोटे क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं कि भाई एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में कि 4 विद्वानों के नाम लिखिए जो राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में अपनी व्याख्या देते हैं। तो आपको ग्रिबिल आमंड है, ये सिडनी वर्बा है, ये ल्यूशियन पाई है, एलन बॉल है, और एक आपको इसके बारे में याद रखना है, सिडनी वर्बा, ल्यूशियन पाई, एलन बॉल और ग्रिबिल आमंड, ठीक है। और एक पावेल है, पावेल, ठीक है ना, आमंड पावेल है, दोनों साथ साथ चलते हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और है कि राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना आमंड और वर्बा ने ही क्या की थी, प्रस्तुत की थी, ठीक है ना। राजनीतिक संस्कृति की जो संकल्पना है वो आमंड और वर्बा ने क्या की थी, प्रस्तुत की थी। ये आपको बस ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन जो बड़े क्वेश्चन है उन पर। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में बात होगी। बड़ा क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक संस्कृति के घटक है ना, उसके कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण होता है उसके घटक कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो आपको मुख्यतः एक डायग्राम बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं आपके लिए बनाया है, बता देता हूँ। इस टाइप का आप एक डायग्राम बना सकते हो। आपको दिखाई दे रहा होगा कि राजनीतिक संस्कृति के घटक जो है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि राजनीतिक संस्कृति के घटक 2 घटक मुख्यतः होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है अभिमुखीकरण और दूसरा होता है राजनीतिक विषय। एक क्या होता है, अभिमुखीकरण, और दूसरा क्या होता है, राजनीतिक विषय। अभिमुखीकरण के बारे में, अभिमुखीकरण शब्द का तो मैंने बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति या झुकाव, ठीक है। आमंड और पावेल ने अभिमुखीकरण के 3 घटकों या 3 अंगों के बारे में बात की है। अभिमुखीकरण के 3 अंग कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक, ठीक है ना। कहने का मतलब ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण का तात्पर्य, देखो अभी कंसेप्ट मैप बनाना है आपको एग्जाम में, राजनीतिक संस्कृति के घटक के संदर्भ में अगर पूछ ले तो सीधा सा ऐसे मैंने अभी आपको बताया उस टाइप से कंसेप्ट मैप आप बना सकते हो। एक तरफ अभिमुखीकरण और दूसरी तरफ राजनीतिक विषय लिख सकते हो। अब अभिमुखीकरण जो है ना वो राजनीतिक विषय है, उसके प्रति उनका क्या अभिमुखीकरण है। तो 3 प्रकार के अभिमुखीकरण आमंड और पावेल बताते हैं। एक तो ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा जो है मूल्यांकनात्मक, ठीक है ना। ज्ञानात्मक में ये होता है कि राजनीतिक विषयों का ज्ञान और उसके अस्तित्व के प्रति सजगता मानव की कितनी है, मानव किसी भी राजनीतिक विषय के प्रति कितना सजग है और उसके बारे में कितना नॉलेज है। दूसरा है भावात्मक अभिमुखीकरण, ठीक है ना। तो उसके प्रति व्यक्ति के मन में क्या भावना पैदा होती है, कोई भी राजनीतिक विषय है उसके प्रति व्यक्ति के मन में जो भावना पैदा होती है वो होता है भावात्मक अभिमुखीकरण। और तीसरा जो है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण है। उसमें उन विषयों के बारे में व्यक्ति का उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ, इसके बारे में उसका डिसीजन लेना कि क्या मैं जिस राजनीतिक विषय के बारे में सोचता हूँ वो मानव जाति के लिए अच्छा है या बुरा है, उचित है या अनुचित है, शुभ है या अशुभ है। तो ये 3 तो उसने क्या बता दिया आपके अभिमुखीकरण में, और 4 बताता है वो विषय। और 4 विषय कौन कौन से, नंबर 1 राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। ये पूरा जितना भी सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपके डेविड स्टर्न ने भी बहुत अच्छी बात कर रखी है, और माइकल कैपलान ने भी व्यवस्था सिद्धांत दे रखा है, उसमें भी पॉलिटिकल सिस्टम को ही बताया जाता है। तो एक तो है राजनीतिक व्यवस्था, तो कहना मतलब व्यक्ति, अब तीनों को इस संदर्भ में देखोगे तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक व्यक्ति का ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण क्या है, उस व्यक्ति का भावात्मक अभिमुखीकरण क्या है, और उस व्यक्ति का उसके बारे में मूल्यांकन क्या है। दूसरा है राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ना, कहना कि भाई कैसा स्ट्रक्चर है। अभी जैसे हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, भारतीय व्यवस्था 3 स्तरों में बटी हुई है। सबसे ऊपर केंद्र स्तर है ना, जिसको संघ, और दूसरा राज्य जिसको प्रांतीय, और तीसरा है स्थानीय स्तर। इन 3 स्तरों पर बटी हुई है, हमने बात कर रखी है कई बार इस पर, ठीक है ना। तो ये 3 स्तरों पर जो भारतीय राज्य व्यवस्था बटी है, तो उसके प्रति है ना राजनीतिक संरचना, स्ट्रक्चर के प्रति, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के प्रति व्यक्ति का क्या अपना मतलब उसके प्रति वो क्या ज्ञान रखता है, उसके प्रति उसकी क्या भावनाएं हैं, और उसका वो क्या मूल्यांकन निकालता है। देखो ये अभिमुखीकरण इन 4 विषयों के संदर्भ में चलेगा। फिर तीसरा है समस्या या नीतियां, मतलब देश के अंदर जो समस्या है और जो उन समस्याओं से का निराकरण करने के लिए जिन नीतियों का निर्माण होता है
उसके बारे में व्यक्ति क्या ज्ञान रखता है, उसके बारे में व्यक्ति की क्या भावनाएं हैं, उसके बारे में व्यक्ति क्या मूल्यांकन करता है, उसका क्या निष्कर्ष निकालता है। और चौथा पॉइंट जो है, राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति, एक राजनेता के रूप में व्यक्ति की क्या ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण है, क्या भावात्मक अभिमुखीकरण और क्या मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपको राजनीतिक संस्कृति के घटक, तो दो प्रकार के घटक होता है, एक तो व्यक्ति का अभिमुखीकरण होगा, एक राजनीतिक विषय होंगे। अभिमुखीकरण 3 प्रकार के आमंडल पॉल ने बताया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक। और विषय 4 है, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, समस्या और नीतियां, और व्यक्ति का राजनीतिकर्ता के रूप में। ठीक है, अब है राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व। तो ये घटक वाला मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब राजनीतिक संस्कृति जो है ना, उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, कौन ये डिसाइड करता है कि राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी। तो पहला निर्धारक तत्व है इतिहास। इतिहास सही मायने में देखा जाए तो हमारे वर्तमान का एक तरह से देखो तो निर्धारक तत्व ही होता है, क्योंकि व्यक्ति वैसा ही करता है जैसा पीछे हुआ है। ठीक है ना, मतलब भूत में जो घटित हो चुका है उसको ही वर्तमान में दोहराने की क्या करता है, कोशिश करता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इतिहास फिर से दोहराता है, तो ये दोहरान चलता रहता है। तो इतिहास जो है ना, वो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व के रूप में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है, क्योंकि जिस देश का जैसा इतिहास रहा है, जिस देश का मतलब कोई देश जो ज्यादा लड़ाइयों में रहा है, या जिस देश में बहुत ज्यादा शांति रही है, या जिस देश में बहुत सारे डिस्प्यूट चलते रहे हैं, तो वहां का समाज वैसा ही रिएक्ट करेगा, वैसा ही वो सोचेगा। ठीक है ना, मतलब कि उनको ये लगेगा, हम जैसे अब अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, तो हमें ये लगता है जब भी हमारे ऊपर थोड़ी सी अति होने लगती है तो हम हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फिर से कहीं हम गुलाम ना बन जाए। बात समझ आई। जो देश कभी गुलाम नहीं रहा है तो उसको कभी इस बात का टेंशन रहता ही नहीं। जिस देश की हमेशा से इकोनॉमी अच्छी रही है तो उसकी हमेशा इकोनॉमी और अच्छी रहती है, क्योंकि उसकी संस्कृति वैसी डेवलप होती है। अब जैसे कोई देश पूंजीवादी रहा है हमेशा से, तो वो देश अब भी पूंजीवादी ही रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हम हमेशा समाजवादी रहे हैं, हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले रहे हैं। हमने खुद का व्यक्तिगत तौर पर कम सोचा है और सबके बारे में ज्यादा सोचा है, इसलिए हमारे देश को ऊपर आने में भी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि हम उस और बढ़ रहे हैं। अभी हम पूरे पूंजीवाद की ओर जा नहीं चुके हैं। व्यक्तिवादी अवधारणा हमारे अंदर पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, हम अभी तक सामाजिक अवधारणा के तहत ही काम कर रहे हैं। तो इतिहास हमेशा राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में या बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व के रूप में काम करता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। दूसरा डिटरमाइन है कि धार्मिक विश्वास, व्यक्ति का धर्म के प्रति क्या विश्वास है, वो धर्म के प्रति क्या सोचता है, उसकी धर्म के प्रति कैसी आस्था है। तो धर्म राजनीतिक संस्कृति को बहुत ज्यादा तौर पर प्रभावित करता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके कुछ अपने धर्म संप्रदाय और उसका कुछ अपना मानना कुछ होता है हर एक धर्म के प्रति। तो जैसे देश, जिस देश का जैसा धार्मिक संप्रदाय होगा, उस देश का पॉलिटिकल कल्चर भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। भारत जैसे देश में भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को समभाव की दृष्टि से देखा जाता है। पाकिस्तान और दूसरे अन्य देशों को देखोगे तो कोई मुस्लिम धर्म प्रधान है, कोई ईसाई धर्म प्रधान है, कोई कैथोलिक, कोई प्रोटेस्टेंट। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही वैसा है। कहता है ना, बच्चा जैसा घर में देखता है वैसे ही वो सीखता है। तो सीधी सी बात है, हमने यही देखा कि हमारे पूर्वजों ने भी सभी धर्मों को सम्मान माना था, सभी धर्मों को समान तवज्जो दिया था, इसलिए हम भी अब क्या कर रहे हैं, उनको समान तवज्जो ही दे रहे हैं। ठीक है। और एक है भौगोलिक स्थिति, ये भी राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व के रूप में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। किसी देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, कोई देश समुद्र से कितना करीब है, किस देश में उपजाऊ जमीन कितनी है, किस देश में कितनी पथरीली जमीन है, कौन पहाड़ों के पास में ज्यादा है ना, किसकी सीमाएं कौन से देश से लगती है और उस देश के साथ उसके कैसे संबंध है, ये सारी चीजें राजनीतिक संस्कृति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है। अब बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में आगे की उसका और निर्धारक तत्व सामाजिक आर्थिक परिवेश। सामाजिक आर्थिक परिवेश, सोशल इकोनॉमिकल जो एनवायरनमेंट है वो भी राजनीतिक संस्कृति को काफी ज्यादा हद तक क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब कि किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है तो वहां के आने वाली पीढ़ी की जो पॉलिटिकल कल्चर होगा वो भी अच्छा होगा। ठीक है ना। हमारे यहाँ पर तो खाने पीने के भी वांदे पड़ते हैं। कहते हैं ना, नेहरू ने कहा था कि गरीब व्यक्ति के मत का कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो व्यक्ति को अपना पेट भरने से भी फुर्सत नहीं मिल रही है, तो वो राजनीतिक व्यवस्था में तो क्या इंटरेस्ट लेगा। जब राजनीतिक व्यवस्था में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उसके प्रति उसके क्या दृष्टिकोण बनेंगे। जब उसके प्रति कोई दृष्टिकोण ही नहीं बनेगा तो आने वाली पीढ़ी को वो क्या संस्कार के रूप में देगा। तो कहना मतलब पॉलिटिकल कल्चर फिर वो ढुलमुल स्थिति वाला ही होगा। आजकल हमें नेता पागल बनाते, क्यों बनाते? क्योंकि हमारे माता पिताओं को हमारा मतलब कि उनको गरीबी से लड़ने से भी उनको छुटकारा नहीं मिला, इसीलिए तो आज हमारे नेता
सही मायने में देखा जाए तो कहीं कहीं हद तक हमें क्या बना देते हैं, उल्लू बना देते हैं, ठीक है ना। फिर है विचारधाराएं, ठीक है। विचारधारा भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। किसी देश की जो ऐसी आइडियलिस्ट होती है, जैसी विचारधाराएं होती है, जैसे उसके आइडियल्स होते हैं, जैसे आदर्श होते हैं, जैसे हम महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को फॉलो करते हैं, कोई भगत सिंह को फॉलो करता है, तो विचारधाराएं क्रांतिकारी होती है, विचारधाराएं उदारवादी होती है। तो जैसे देश में जिस प्रकार की विचारधाराओं का ज्यादा बोलबाला होगा, वैसा ही पॉलिटिकल कल्चर वहां का डेवलप होगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे तत्व है जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। उनमें आपका शिक्षा का स्तर भी आता है कि आप कितने एजुकेट हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप पढ़ो, समझदार बनो और अपने हक के बारे में पहचानो कि मेरा क्या हक है, मेरे क्या अधिकार है, मेरे क्या कर्तव्य बनते हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूँ अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आपको पहले कर्तव्य पूरे करने चाहिए, आपके अधिकार आपको स्वयं से स्वयं मिल जाएंगे। जब सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य पूरे करेंगे तो उनके अधिकार तो मिलने तय है, ठीक है ना। तो और भी तत्व है, उसमें है शिक्षा का स्तर है, भाषा है, किसी भी देश की भाषा की क्या स्थिति है, वो भी पॉलिटिकल कल्चर को एक हद तक प्रभावित करती है। जैसे कि हम स्थानीय भाषा में अगर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने लगेंगे तो हमारी पॉलिटिकल कल्चर वैसी डेवलप होगी जैसी इंटरनेशनल है, वैसे डेवलप नहीं हो पाएगी। फिर रीति रिवाज, हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशंस है वो भी काफी ज्यादा हद तक राजनीतिक कल्चर को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं, पॉलिटिकल कल्चर की क्या चार्टरिक्स है, क्या विशेषता है। तो मेरिट्स देखते हैं उसके, चार्टरिक्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। पहली विशेषता है समन्वयकारी स्वरूप, समन्वयकारी स्वरूप। पॉलिटिकल कल्चर का पहली विशेषता ही क्या है, समन्वयकारी स्वरूप। इसमें है कि राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते रहते हैं और नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निरंतर संघर्ष भी जारी रहता है। देखो बताया था ना स्टार्टिंग में मैंने आपको, देखो हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी राजतंत्र में जिए थे, हम किस में जी रहे, लोकतंत्र में जी रहे। आने वाली पीढ़ी पता नहीं कौन से तंत्र में जिएगी। तो अभी हमारे बीच का जो संक्रमण काल चल रहा है, हम राजतंत्र वाली और लोकतंत्र वाली स्थितियों को सामंजस्य और समन्वय कर देख रहे हैं, ठीक है ना। कई बार राजा बहुत उदार होता था, कई बार राजा क्रूर भी होता था, ठीक है ना। हम कई बार चाणक्य को पढ़ते हैं, कई बार अम्बेडकर को भी पढ़ते हैं। तो हम दोनों को साथ लेकर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर हमेशा कैसा होता है, समन्वयकारी होता है। वो समन्वय किसमें होता है, इतिहास का, यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में वो क्या करते हैं, बढ़ता है, समन्वय करता है। और मुख्यतः समन्वय होता है वर्तमान और भूत में, मतलब जो पीछे गया है वो अच्छा था या बुरा था। अगर बुरा था तो अभी वाला अच्छा है, और अगर पीछे वाला अच्छा था तो हम अभी क्या उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। हमने लोकतंत्र के प्रति आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों, क्योंकि हम राजतंत्र में क्या थे, परेशान थे। सामंतवाद में क्या थे, परेशान थे, दुखी थे, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे। लोकतंत्र में अत्याचार नहीं होते, हम चाहे जैसे जहां भी जो खड़ा होकर बोलना है बोल सकते हो, कोई मना नहीं करता, है ना। हमें सारी प्रकार की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे विभिन्न प्रकार के अधिकार है, इसलिए हम क्रांति नहीं करें। नहीं तो कब की लोकतंत्र में भी क्रांति हो जाती, बात समझ में आई। फिर है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। संस्कृति है, सीधी सी बात है, नैतिक मूल्यों के प्रति तो हमेशा समर्पित ही रहेगी, ईमानदारी, सच्चाई, सत्यनिष्ठा वगैरह। तो नैतिक मूल्यों के प्रति हमेशा क्या रहती है, समर्पण की भावना रहती है, किसकी, राजनीतिक संस्कृति की। तो राजनीतिक संस्कृति की पहली विशेषता ये समन्वयवादी स्वरूप, समन्वयकारी स्वरूप है। दूसरी प्रति क्या रहेगी, हमेशा सजग रहेगी, समर्पण भावना रखेगी। और तीसरा है अमूर्त स्वरूप। कैसा स्वरूप है, अमूर्त स्वरूप। जब जनता राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश जारी करती है तो राज्य के किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है, तब जनता की मानसिक स्थिति को नहीं वापस आ सकता है। कहना है मतलब कि ये बात है कि अमूर्त स्वरूप कैसे, जब भी जनता अगर आक्रोशित होकर कोई अगर क्रांति करेगी तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि वो जनता किस कारण की वजह से ये क्रांति कर रही है। राजनीतिक संस्कृति का रीजन ये है कि अगर इतिहास में कुछ अच्छा हुआ था, उसी के संदर्भ में अभी वर्तमान में गलत हो रहा है, तभी जनता क्या करती है, क्रांति करती है, ठीक है ना। और ये क्रांति हमेशा कैसी होती है, दिखाई तो देती है, लेकिन उसके पीछे जो रीजन होता है वो अमूर्त होता है। अमूर्त और मूर्त में आपको फर्क पता है, मूर्त होता है कॉन्क्रीट और अमूर्त होता है अनकॉन्क्रीट। मूर्त को छुआ जा सकता है, जिस लाइक ये पेन है जो ये क्या है, मूर्त है, ठीक है ना, इसको छुआ जा सकता है। लेकिन जो फीलिंग्स होती है वो सब क्या होती है, अमूर्त होती है। ईश्वर हमें नहीं पता, हमने कभी छुआ नहीं इसको, इसलिए वो क्या है, अमूर्त अवधारणा है, ठीक है ना। हम, मेरे दिमाग में कृष्ण भगवान की तस्वीर बन रही है, आपके दिमाग में शिव जी की बन रही है। तो अमूर्त अवधारणा और मूर्त अवधारणा में ये फर्क है कि एक चीज जिसको आप छू कर देख सकते हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वही मूर्त और अमूर्त होता है, ठीक है। चौथी विशेषता है गतिशीलता। राजनीतिक संस्कृति हमेशा क्या रहती है, गतिशील रहती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार जो होता है वो हमेशा गतिशील रहता है। और जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है मनुष्य का परिणाम, मनुष्य की राजनीतिक व्यवहार का परिणाम है, और राजनीतिक व्यवहार हमेशा गतिशील रहता है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति भी क्या है, गतिशील अवधारणा है, ठीक है। अब बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकार के बारे में। तो राजनीतिक संस्कृति के मुख्यतः 3 प्रकार है। अब
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। राजनीतिक संस्कृति के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। आमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के 3 मुख्य प्रकार बताए, उसके बाद में आमंड कुछ और बताते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाए राजनीतिक संस्कृति के प्रकार के बारे में तो आपको इन 3 प्रकारों के बारे में ही बात करनी है, ठीक है ना। वो बात करता है, एक तो होता है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। कैसी संस्कृति? संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। उसके अंदर व्यक्ति क्या रहता है? राजनीतिक व्यवहार से बिल्कुल अछूता रहता है, दूर कहीं पड़ा है, कुछ लेना देना नहीं है, देश में क्या चल रहा है बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं होता है। दूसरा है अधीन या पर्यायभावी संस्कृति। अधीन या पर्यायभावी संस्कृति मतलब कि जिस प्रकार राजनेताओं का ऑर्डर आता है उसको ये तो पता होता है कि हाँ ये जो नियम बना है किस लिए बना है, कैसे बना है, लेकिन जैसा आदेश होता है वो उसको क्या करता है? फॉलो करता रहता है और उसी फॉलो के अनुसार वो काम करता रहता है, ठीक है। फिर है सहभागी संस्कृति, और ये सबसे अच्छी वाली संस्कृति है कि व्यक्ति को पता भी होता है कि क्या राजनीतिक व्यवहार है, क्या नेताजी कर रहे हैं, क्या संसद में चल रहा है, सब चीजों के बारे में अपडेटेड रहता है और साथ ही साथ उसमें पार्टिसिपेट भी करता है। किस माध्यम से करता है? भले दबाव समूह के माध्यम से करो, भले आंदोलन के माध्यम से करो, भले धरना प्रदर्शन के माध्यम से करो या पत्र पत्रावलियों के माध्यम से करो, लेकिन वो क्या करता है? उसमें भागीदारी निभाता है। तो राजनीतिक संस्कृति का सबसे अच्छा स्वरूप या सबसे अच्छा प्रकार अगर आपको पूछा जाए तो आपको बताना है सहभागी राजनीतिक संस्कृति जो है वो राजनीतिक संस्कृति का सबसे अच्छा क्या है? प्रकार और स्वरूप है, ठीक है। उसके बाद आमंड ने 4 प्रकार और बताया, वो नाम बोल देता हूं। उसने बताया आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया, गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया। लेकिन मुझे जहां तक पता है मुख्यतः आपको इन 3 चीजों के बारे में ही ध्यान रखना है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार के बारे में पूछे, पॉलिटिकल कल्चर के काइंड्स के बारे में पूछे, काइंड ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो 3 ही बताना है। एक तो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति यानी कि लोगों को उसमें कुछ पता ही नहीं होता है, ऐसे बस वो राजतंत्र की तरह ही चलता रहता है। और दूसरा है अधीन और पर्यायभावी राजनीतिक संस्कृति यानी कि राजनीतिक संस्कृति, उस राजनीतिक संस्कृति में क्या करती है? जनता खुद बस खाली ऑर्डर को क्या करती है? फॉलोअप लेती रहती है और जैसा सरकारें कहती है वैसा काम वो करते जाते हैं। और सहभागी राजनीतिक संस्कृति में क्या होता है? जनता खुद पार्टिसिपेट करती है, खुद कानून निर्माण को प्रभावित करती है और खुद अपने लिए कानून निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। अब अंतिम चीज है राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक सामाजिकरण, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण में क्या भेद है, क्या उसमें सामंजस्य है, क्या उसमें, तो देखिए आमंड व वर्बा के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। आमंड और वर्बा का कहना है कि राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम से ही राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है या फिर राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जा सकता है। उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन लाया जा सकता है और अगर जरूरत है तो उसमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। तो राजनीतिक सामाजिकरण स्थापित करना है, जब राजनीतिक सामाजिकरण स्थापित होगा तभी राजनीतिक संस्कृति की स्थापना होगी। अब राजनीतिक सामाजिकरण स्थापित करने के लिए कौन कौन से साधन? राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वासों तथा मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। जब राजनीतिक सामाजिकरण होगा तभी तो राजनीतिक संस्कृति के जो मनोवेग है, जो भावना है, उसको आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी यानी फ्यूचर में जो अपनी पीढ़ी आने वाली, उस तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से अभिकरण काम करते हैं? तो इस प्रक्रिया में कई अभिकरण, जैसे व्यक्ति का परिवार, जो हमारे जो परिवार है, हमारे परिवार के मुखिया कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं, हमारा अक्सर उसी पार्टी से क्या बन जाता है? संबंध बन जाता है। क्योंकि मेरे पिताजी फला पार्टी से संबंध रखते हैं इसलिए मैं भी उसी पार्टी से संबंधित हूँ, मेरे भाई उस पार्टी के संदर्भ में या इस विचारधारा के संबंधी है तो मैं भी उससे संबंधित, क्योंकि मैंने ऐसा ही सीखा है। मैं क्या कहता हूँ, बच्चा वही सीखता है जो घर में होता है। तो घर में जिस प्रकार का आपका परिवार का जैसा वातावरण होगा, है ना, जैसा उसका राजनीतिक वातावरण होगा, वो वही सीखेगा, ठीक है ना। आप देखो नेताजी के बेटे नेताजी क्यों बनते हैं? क्योंकि वो अवेयर रहते हैं, है ना। हम तो नहीं बने, क्यों नहीं बने? क्योंकि मेरे पिताजी नेताजी थे ही नहीं, ठीक है। फिर है मंत्रिमंडल, ठीक है ना। मंत्रिमंडली उसकी जो हमारे व्यक्ति का परिवार है, फिर मंत्रिमंडल है, उसके मित्रमंडल उसका जो उसके जो मित्र है, कैसे दोस्त है। अब जैसे मेरे फ्रेंड्स होंगे वैसा ही मेरा पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होगा। जैसे मेरे दोस्त बार बार आकर किसी पार्टी की बुराई करेंगे, किसी पार्टी के बारे में अच्छा कहेंगे, अब मेरे यहाँ पर जाएगा, पता नहीं क्या मिक्सअप होगा, फिर क्या बाहर निकलेगा। तो जैसी मित्र मंडली होगी, संगति का असर बहुत पड़ता है, ठीक है ना, आप सभी को पता है, ठीक है। तो जैसी संगत होगी वैसा ही क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, है ना। अच्छी संगत नहीं होगी तो अपना बंटाधार तय है, मान के चलो। फिर है शिक्षण संस्थाएं। आपकी जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल कॉलेज वगैरह, वहां पर कैसा आप एनवायरनमेंट देखते हो, उससे भी आपकी राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, प्रभावित होती है और निर्मित होती है। फिर है हित समूह है, लोक संचार है, फिर है राजनीतिक दल है। ये क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें, राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में, ठीक है।
अब बात है राजनीतिक सामाजिकरण के जरिए ही समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यताओं और विश्वासों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करता है। क्या मतलब राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम से ही राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, बस आज इतना ही है, बाकी ज़्यादा इसके बारे में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। क्या है राजनीतिक संस्कृति वगैरह, उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है।